गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी स्पीच राइटिंग। आप लोगों को एग्जाम में टॉपिक दिया जाता है स्पीच राइटिंग का और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि स्पीच राइटिंग के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या गलतियां हम अक्सर करते हैं, और हम जेन्युइनली बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं अगर वो अब की बार आ जाते हैं तो हम क्या करें। हम क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरीके के टॉपिक्स को किस टाइम पर अटेम्प्ट करें और हमें एक्चुअल में कितना टाइम जो है वो देना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सो आई रियली वांट एवरीवन टू जॉइन। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे ज्वाइन कर लो फटाफट से, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से एक बार आ जाओ। स्पीच, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आज तक आपने कभी भी किसी को स्पीच देते हुए सुना है या आपने कभी खुद से स्कूल में स्पीच दिया है? बताओ जल्दी से, मुझे बताओ। हाय, हेलो, हाय अंजलि, शिफा, वैष्णवी, आदित्य, शर्मली, हाय एवरीवन। तो बताइए, आपने आज से पहले कभी स्पीच लिखा है या स्पीच दिया है या कुछ भी ऐसा कुछ किया है आज से पहले? नहीं दिया? बताओ मुझे। देखो, कोई भी ना, आप एक बात सोचो, कोई भी स्पीच अगर हमको लिखने को बोल रहा है तो हम कोई भी भाषण अगर देते हैं, है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला इंसान है, वो उसको तसल्ली से बैठकर सुने। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि आपको स्पीच देना है खड़े होकर तो हमें और बातों का ध्यान हो, नहीं। यहां पर जो एग्जामिनर है वो ये चेक करेंगे कि आपने स्पीच लिखा कैसे, मतलब जो भी टॉपिक है ना, आप उस टॉपिक को किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या उसमें जो चीजें जरूरी हैं वो सब आपने मेंशन की हैं या नहीं, क्या वो इंटरेस्टेड भी हैं आपकी स्पीच पढ़ने में, या ऐसे ही बोगस आपने कुछ भी बेकार सी स्पीच जो है वो लिख दी है ना। तो बहुत सारी चीज होती है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें जो ध्यान रखना है वो क्या, कि हमारे ऑडियंस का अटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीच के अंदर, है ना। आप देखो, भाषण जो है ना लोगों को चुनाव जिता देते हैं। आपको पता होगा कि कोई इंसान अगर बोलने में बहुत अच्छा है ना, या बातों में बहुत अच्छा है, या किसी भी चीज पे उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छा है, या किसी को भाषण बहुत अच्छा देना आता है, तो ऑटोमेटिक है कि आप सामने वाला इंसान जो है वो उससे इंप्रेस हो जाता है ना। तो अभी इसका हम ना सारी स्पीच तो सुनते भी नहीं है, हम लोगों को चाहिए कि कोई अच्छी बात बता रहा है तो हम सुन लेंगे। तो भाषण जो है, सामने वाले का जो अटेंशन है वो टूटना नहीं चाहिए, है ना। दूसरी चीज जो है कि उसको ना उसमें से कुछ सीखने के लिए जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज गेन जरूर होना चाहिए। कोई भी स्पीच या किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप स्पीच दे रहे हैं तो सामने वाला अगर आपका भाषण सुन रहा है, किसी भी टॉपिक पे आपको दिया है, तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि भाई मैं ना उसको कुछ बता रहा हूं, कुछ नया इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं, कि अगर उसने 10 मिनट बैठ के मेरा स्पीच सुना है तो एटलीस्ट उसने इससे कुछ नया जाना है, ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या मैम मुझे इसमें बहुत भारी भारी फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं, क्या मुझे लंबे लंबे सेंटेंसेस यूज करने हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आपको एग्जामिनर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बहुत ही कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छा वोकैबुलरी, फैंसी वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कीजिए। नहीं, आप स्पीच दे रहे हो तो आपके सामने अलग अलग ऑडियंस बैठा है ना। तो आपका स्पीच कैसा होना चाहिए, आपका भाषण कैसा होना चाहिए, जो वहां बैठे हर एक इंसान को समझ में आए। तो इसी वजह से आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो बहुत ही इजी होना चाहिए, कि सामने जो इंसान बैठे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। वोकैबुलरी आप लोगों का बहुत इजी होना चाहिए, ताकि क्या हो, सामने वाला जो इंसान है वो आपकी बात को समझ पाए। अगर उसको आपका समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले जा रहा है, तो क्या वो आपका स्पीच सुनेगा? वो आपका स्पीच नहीं सुनेगा। हाँ या ना में जवाब देंगे मुझे फटाफट से सभी बच्चे, जल्दी से बताइए, यस और नो।
है ना, बिल्कुल। तो हम ना इन छोटी छोटी कुछ चीजों का मैं पहले ही बोल रही हूं कि हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक अगर भाषण बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या आपका भाषण कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर आपका भाषण बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपका भाषण कोई नहीं सुनेगा। इसी से हमें यह समझ लेना जरूरी है कि हमें जितने वर्ड्स में बोला गया है हमको उतना वर्ड लिमिट मेंटेन करना जरूरी है। अब ये जो वर्ड लिमिट है ये मेंटेन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता है और कम समय में हमें बहुत सारी चीजें लिखनी है। हमें पर्सनल रिस्पॉन्स जैसी चीजें आती है, हमको स्पीच जैसी चीजें आती है, हमें समरी राइटिंग जैसी चीजें आती है, हमें लिटरेचर वाला पार्ट लिखना है, हमें लेटर लिखना है। और आप अगर एक ही टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तो क्या आप अपना इंग्लिश का पेपर कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है पर इतना लेंदी नहीं होता कि आपका जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें खत्म ना हो सके। ठीक है, अगर आपको अपना पेपर अपने टाइम में कंप्लीट करना है और थोड़ा सा टाइम आपके लिए बच जाए जिसमें आप रिवाइज कर पाओ, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप वर्ड लिमिट मेंटेन करके चलते हो, दूसरा आप हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर खत्म करते हो कि मुझे लिटरेचर वाला पार्ट इतनी देर में खत्म करना है, मुझे लेटर पे 5 से 7 मिनट लगाने हैं, मुझे किसी स्पीच के अंदर 5 से 10 मिनट लगाने हैं। इस तरीके से आप पहले ही देख लो कि मैं एक्चुअल में किधर ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं। मैं एक स्पीच लिखने में कहीं बह तो नहीं जाता और मैं लिखे ही जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। नहीं, पता है आपको नॉलेज है, पता है आपको बहुत कुछ पता है उस चीज के बारे में, बट आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कोई भी इस तरीके का राइटिंग स्किल्स वाला जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो जो आपसे नहीं पूछते, आपसे स्पीच पूछते हैं, अगर मान लिया आर्टिकल है, ऐसे है, ठीक है, कोई भी स्पीच है, आप हमेशा इस तरीके के जो बहुत लेंदी होते हैं ना, जिसमें आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो इस तरीके की चीजों में बेटा हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी लिखना शुरू करने से पहले एक बार रफ पेज पे अपने पॉइंट्स लिख लेना कि मैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगा, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसके फायदे बताऊंगा, फिर मैं इसके नुकसान बताऊंगा, फिर मैं कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा और फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। और ये बहुत ही प्यारा तरीका होता है जब भी आप कोई स्पीच अगर दे रहे हो। मान लीजिए आपको जैसे यहां पर कोई एक अगर मैं टॉपिक देखूं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेanलीनेस पे, ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि 150 to 200 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना होता है ना, हमें लिखना है। तो अब हम 3 से 4 चीज अगेन मैं बोल रही थी कि मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आपको, कहां गया भाई, हाँ, अब मान लो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेanलीनेस पे लिखना है, तो हम सबसे पहले तो जो भी टॉपिक दिया हुआ है ना, उस टॉपिक की डेफिनेशन से या फिर किसी कोट से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप समझ लेना, कोई भी स्पीच जो है वो आप किसी एक तरीके के क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं। पार्ट 1 सबसे पहली चीज, ठीक है ना, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये स्वच्छ भारत का जो अभियान है ये सबसे पहले भारत में किसने चलाया था, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हैं, है ना। तो आप हमेशा या तो आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, दूसरा आप किसी कोट से शुरू कर सकते हो। बहुत बढ़िया लगेगा कि आपने कोई कहावत या कोई प्रोवर्ब या कोई एक कोट किसी महान व्यक्ति के द्वारा कहा गया, आप लोगों ने यूज कर लिया कि भाई जैसे कुछ भी हो सकता है कि भाई जो एक इंसान किस तरीके से रहता है या उसकी साफ सफाई जो है वो उसके कैरेक्टर के बारे में बताती है, कुछ भी, कोई भी तुम्हें कोट याद है तो तुम वो कोट से भी वहां पे शुरुआत कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 हम कर सकते हैं डेफिनेशन से, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हो। हाँ, यहां तक एक बात बताओ, समझ में तो आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूं, या ऊपर से जा रहा है? पहले ये बताओ कि
समझ में आ रहा है या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? ये बहुत एक्चुअल में ना, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम आप तो तुरंत हमें स्पीच बताना शुरू कर दो, ये मैं वैसा कुछ नहीं बताने, मैं ये बहुत ही आपको छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक फर्क होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे अपना स्पीच लिखता है या कैसे राइटिंग स्किल्स को अटेम्प्ट करता है, और यही एक टॉपर जो बच्चा है वो कैसे करता है। एक जो एवरेज स्टूडेंट होगा, जो तैयारी नहीं करके गया है, उसके सामने क्वेश्चन आएगा और वो सीधा लिखना शुरू कर देगा, बट वहीं पर एक जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जो तैयारी करके गया है, पहले काफी सारे उसने लिखकर प्रैक्टिस किए हैं, उसको पता है कि मुझे इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले पीछे वाले पेज पर जाएगा और कुछ पॉइंट्स लिख लेगा कि मैं एक कोट से शुरुआत करूंगा क्योंकि मुझे इसका कोट पता है, अगर नहीं पता है तो मैं किसी एक क्वेश्चन से शुरुआत कर दूंगा, अगर ये भी नहीं पता है तो मैं उसकी डेफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, तीसरी चीज, अब आपने शुरुआत कर दी, उसके बाद जो भी टॉपिक है ना, सबसे सेफ चीज क्या होती है कि आप उसके फायदे और नुकसान बता सकते हो। ठीक है, उसके बेनिफिट्स बता सकते हो या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता सकते हो या उसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। ठीक है, या आप उसके कॉजेज और इफेक्ट्स बता सकते हो। देखो, कोई भी टॉपिक पे जब हमें लिखने के लिए बोला जाता है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये 3 से 4 बातें ही लिखनी होती है। या तो टॉपिक देख लो कि भाई इस टॉपिक के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, या इस टॉपिक के कॉजेज या इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर आप उस टॉपिक के टाइप्स भी बता सकते हो। मान लो पोल्यूशन पे आ गया, आपने देना शुरू किया, आपने बताया पोल्यूशन क्या है, ठीक है, आजकल कितना ज्यादा बढ़ गया है, फिर आपने धीरे धीरे बताया कि भाई केवल ये धुएं वाला ही पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है, और भी बहुत तरीके के पोल्यूशन होते हैं, नॉइस पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो आप टाइप्स भी बता सकते हो। ठीक है, ये भी एक चीज है जो आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप एक स्पीच के अंदर क्या बता सकते हो, बेटा ध्यान से सुन लोगे ना तो तुम्हें आइडियाज अच्छे से आ जाएंगे एग्जाम टाइम पर भी, और मुझे लगता है कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और बाकी तुम्हारी मर्जी है जैसा तुम्हें करना है। ठीक है, अब ये तो सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताओ पहले। ठीक है, हाँ, अब मैं क्या बता रही थी, यस उसके, या फिर आप टाइप्स बता सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीच राइटिंग के अंदर, और वो होता है बेटा डेटा। ठीक है, जिसका ना इन नॉलेज हम लोगों को हो सकता है कि ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि पहले कितना पोल्यूशन होता था मीटर वाइज, है ना, कि भाई वहां पर 240 है बट अब 140 रह गया है या 60 रह गया, व्हाटएवर, या कोई चाइल्ड लेबर पे आपको आ गया लिखने के लिए, तो आप अगर वहां पे चाहें तो आप वहां पे डेटा और फैक्ट्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअल डेटा के बारे में नहीं पता, या मुझे एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक्चुअल डेटा, आपको एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप वहां पर एक रैंडम डेटा जो बिलीवेबल हो वो आप मेंशन कर सकते हो। मान लो आपको डाउरी सिस्टम पर आ गया, या आपको बोला जाए कि रेप विक्टिम्स के ऊपर बात करो, या आपको बोला जाए कुछ भी, तो आप बता सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर आज भी हर मिनट, ठीक है, एक इंसान का, एक लड़की का रेप होता है। या अगर मैं बोलूं कि 10,000 में से 2,000 बच्चे जो हैं इंडिया के अंदर वो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हो। आपको एक बिलीवेबल डेटा जो है वो देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन का टॉपिक कुछ भी है, आपको क्या करना होता है, आपको एक बिलीवेबल डेटा, तो आप डेटा बता सकते हो, आप फैक्ट्स बता सकते हो। अगर आपको आता है लिखना, अगर आप चाहते हो लिखना, तो इससे ना बहुत फर्क पड़ता है। ये डेटा और फैक्ट्स जब आप मेंशन करते हो तो इससे एक बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, सामने वाला इंसान सुनने पर मजबूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था फोन एडिक्शन के ऊपर, तो मैंने उसके अंदर बताया कि कैसे भाई मैं आजकल फोन की बहुत ज्यादा मुझे एडिक्शन हो गई है, मैं दिन रात अपना फोन ही चेक करती रहती हूँ। इट्स लाइक मैं 2 सेकंड के लिए भी फोन नीचे रखती हूँ तो मुझे फोमो होने लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या। मैं सारा दिन अपनी क्लासेस ही देखती रहती हूँ कि किस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, या कोई दूसरा क्रिएटर क्या बना रहा है। सो आई एम ऑलवेज ऑन माई फोन, आई एम ऑलवेज गोइंग थ्रू द कंटेंट, एंड उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। तो उसी में मैंने बच्चों को बताया
कि ना देखो आपको पता है कि ना कई कई कंट्रीज में, अब मुझे एग्जैक्टली कंट्रीज का नाम याद नहीं था, ठीक है, मैंने सिर्फ ये पढ़ा था या न्यूज में कहीं सुना था, तो मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता है, डेटा नहीं पता है या फैक्ट नहीं पता है कि नाम नहीं पता है उस जगह का, तो मैंने बोला कि यार आपको पता है कुछ कंट्रीज के अंदर तो फोन एडिक्शन को एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है एंड दे हैव सेपरेट सेंटर्स, ठीक है, इसके इलाज के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आप चीजें लिख सकते हो अगर आपको नहीं भी मालूम है तो। बोलो यार, ठीक है, बहुत बातें कर रहे हो भाई, आज तुम लोगों का मूड नहीं है क्या? पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है? बताओ जल्दी से, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तुम लोगों का आज? कहाँ है सारे बच्चे? और जो बैठे वो भी बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं रिपोर्ट राइटिंग भी करवाऊंगी, मैंने मना ही नहीं किया रिपोर्ट राइटिंग के लिए, मैं अगले हफ्ते करवाऊंगी आपको रिपोर्ट राइटिंग, मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगी, मैं आपको ग्रामर भी वापस से करवाऊंगी, जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कर दिए। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट वीक हम लोग ना थोड़ा सा वोकैबुलरी वाला सेगमेंट रख लेते हैं, जिसमें जैसे प्रीफिक्स वगैरह या एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सब चीजें ना आप कब कर पाओगे? ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ना कि अच्छा ठीक है मैम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आप हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, जो आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे वो आपके शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए और इजी वोकैबुलरी का यूज करके आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात कहोगे, ठीक है। अगर आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लोगे कि तसल्ली से पहले ही पीछे वाले पेज पर कुछ पॉइंटर्स बनाकर फिर लिखना शुरू करोगे, सो योर स्पीच विल लुक मोर लॉजिकल एंड इन अ वेल फ्रेम्ड और आई शुड से इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। आपका ऐसे नहीं लगेगा कि एब्सर्ड है बिल्कुल, कभी भी कुछ भी आ रहा है, पहले तो इसने क्या बता दिया है, पहले तो इसने डिसएडवांटेज बता दिए, फिर ये मुझे टाइप्स बता रहा है, फिर ये कोई कोट बता रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आप पीछे एक बार लिखकर मतलब पीछे एक बार लिखकर फिर लिखना शुरू करोगे, then you will be having a proper plan and that is going to help you a lot. Your speech would look more logically structured and I really want कि आप ऐसा ही लिखें। दूसरी चीज, थोड़ा सा पैराग्राफ्स में तोड़कर लिखना बहुत जरूरी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो हम मतलब मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब बच्चा एक साथ पूरा लिख देता है, ठीक है, एक साथ आपको पूरा नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा, वहां पर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर एक लाइन का गैप देके दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो, फिर आपको टाइप्स बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे वो आप उसके बाद लिखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, आप जो भी चीजें बता रहे हो, एंड देन आप सोल्यूशन। देखो ये जो सोल्यूशन वाला चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सोल्यूशन अलग से भी लिख सकते हो और सोल्यूशन और कंक्लूजन को आप लोग मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन और कंक्लूजन को आप लोग मिक्स भी कर सकते हो। अब बहुत टाइप के स्पीच होते हैं, बहुत सी बार मोटिवेशनल होते हैं, है ना, बहुत सी बार कुछ नॉलेज दे रहा है आपको, तो आपको देखना है कि किस तरीके का स्पीच आप लोगों से पूछा गया है। अब अ स्पीच इज अ फॉर्मूला, जो मैं लिख कर, ये देखो ये मैंने अपना सारा बता दिया तुमको सिंपल शॉर्ट तरीके से। अब हम आपको बुक्स में जैसे दिया रहता है वो आपको पढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है ना वो मुझसे पूछ लो कि मैम आपकी बताई हुई बातों में मेरे ये पल्ले नहीं पड़ा, है ना, आपकी बताई बातों में मुझे ये समझ नहीं आया। हाँ जी बेटा, आप लोगों के लिए ही है वो बैच, महाराष्ट्र का चैनल है, जब चैनल के नेम में ही महाराष्ट्र है तो बैच लॉन्च उसी के लिए है और आप ही लोगों के लिए है। If you guys have any question, ask me right now. Otherwise उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर कितने टाइप के स्पीच होते हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन देखो यार, आपको मैं हाथ पकड़ के तो अब नहीं लिखवा सकती और ना ही मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर आइडियाज डाल सकती हूँ। मैं तुम्हें स्पून फीड कर दूंगी भाई, मैंने चम्मच से लेकर निवाला लेके तुम्हारे मुंह में खिला दिया, बट अभी चबाना तो तुमको पड़ेगा। और मान लो तुम्हें चबाया भी दे दिया, बिल्कुल कुचरा कुचरा करके दे दिया, तो निगलोगे तो सही ना।
तो खुद से तो लिखकर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इन चीजों से डर लगता ही रहेगा। ठीक है, एक चीज और जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, आज से ही डेली 10 to 15 मिनट्स ना स्टार्ट रीडिंग। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, आप उनको पढ़ना शुरू करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे आप लोगों ने आजकल साइबर क्राइम देखा होगा, उसके ऊपर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर पढ़ना शुरू करो, आप लोग क्लेanलीनेस के ऊपर पढ़ना शुरू करो, आप समाज में जो बुराइयां हैं उनके ऊपर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो घुमा फिरा के यही पूछने वाले हैं। या आप ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में पढ़ना शुरू करो। आप लोग ना ये जो सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम या कोचिंग का सिस्टम, इन सब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करो। ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करो, पोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू करो, जो ये बेसिक कॉमन टॉपिक्स हैं इनके बारे में आप पढ़ना शुरू करो। ठीक है, डेली 10 to 15 मिनट्स दो। 10 to 15 मिनट्स बहुत है अगर आप डेली रीड भी कर रहे हो। आपके हाथ में आपका फोन रहता है, आप इजीली जो है ना, उसको रीड कर सकते हो, और वो करोगे तो उससे तुम्हारा वोकैबुलरी बढ़ेगा, उससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग में सर्टेन आइडियाज आएंगे कि मैं क्या क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में पता है। अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, मान लीजिए मुझे बोला डाउरी सिस्टम पे लिखो, एंड आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट डाउरी सिस्टम इज, व्हाट डाउरी इज, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, क्यों होता है, रीजन क्या है, समाज के अंदर क्यों है, क्या करना चाहिए, नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगी। बट अगर मुझे पता है कि ये जो डाउरी सिस्टम है ये क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, ठीक है, अभी भी हमारे समाज के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो हम सब कुछ वो लिख पाएंगे। तो अगर हमें पता होगा तो हम लिख पाएंगे, अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं क्या लिख पाऊंगी। मान लीजिए मुझे आज कोई एक वीडियो बनाना है, ठीक है, मुझे मान लीजिए आज तुम्हारे कोई सैंपल पेपर एनालिसिस करना है, और मैं यहां पर बिना सैंपल पेपर को पढ़े, बिना मैंने सैंपल पेपर देखा ही नहीं, और मैं मुंह उठाकर क्लास में आ गई और मैंने क्लास चालू कर दी। अब मैं सैंपल पेपर देख रही हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डू आई हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं क्लास चल रही है तो मैं पढ़ा लूं, मैं उसको भी देख लूं? नहीं ना। बट अगर मैं वो सैंपल पेपर पहले से पढ़कर आई होती, अगर मैं वो सैंपल पेपर एक बार सॉल्व कर आई होती, देन मेरे पास आइडियाज होते कि यार सैंपल पेपर में ना ये चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब मैं आपको कुछ बता पाती, अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाती, है ना? हाँ या ना? देखो 150, अब ये एक, दिस इज अ बिग क्वेश्चन आई गेस। मैम हमको ना कितने पेज के अंदर लिखना होता है? जब वो आपको बोल रहे हैं कि आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, अब मान लो कि मैं लिखती हूं कुछ इस तरीके से, मैं लिखती हूं कुछ ऐसे, दिस इज माई स्टाइल, माई नेम इज भूमिका चौहान, ठीक है, ये मैं ऐसे लिखती हूं। पर कोई जो दूसरा है ना मेरे साथ ही एक काम करता है, वो लिखता है ऐसे, माई नेम इज भूमिका चौहान। दूसरा बंदा का लिखने का स्टाइल ये है, एक और बंदा है उसका लिखने का स्टाइल ये है कि वो बिल्कुल ही ऐसे लिखता है, ठीक है। फिर एक बंदा है जो ना थोड़ा गैप दे दे के लिख, जो बिल्कुल घुसेड़ घुसेड़ के लिखता है, माई नेम इज भूमिका चौहान। हर भांति का इंसान आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मुझे थोड़ी पता है कि तुम ये वाले हो, ये वाले हो, ये वाले हो या ये वाले हो। इसका एक पेज में आएगा, इसका 1.5 पेज में आएगा, इसका 1 पेज में आ जाएगा, ठीक है, इसका शायद 1 से भी कम में आ जाए, इसका उससे भी कम में आ जाए। टीचर्स ना ये नहीं देखेंगे कि भाई बिल्कुल ही मतलब कैसे कितने पेजेस में लिखा है, 2 में लिखा है, 3 में लिखा है। कई बच्चे बहुत स्मार्ट लगाते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1.5 पेज तक खींच देते हैं। वो टीचर्स ना 20-25 सालों से आप लोगों की कॉपीज चेक कर रहे हैं। जब आप कोई काम 20-25 साल से कर रहे होते हो ना,
तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप 1 सेकंड के अंदर जान जाते हो कि इसने क्या यहां पर शैतानी की हुई है। जब हम बोलते हैं कि टीचर्स ना बहुत जल्दी जल्दी बोर्ड्स की कॉपीज चेक करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है बच्चे ने क्या लिखा है, इसको आता है या नहीं आता है, या ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम उनको बेवकूफ ना बनाएं और हम जेन्युइनली ऑनेस्टली अपना काम अगर करें, तो हमने अगर 150 to 200 वर्ड्स बेशक हमारे एक पेज के अंदर आ गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपका जो कंटेंट आपने लिखा है वो दिखेगा। ठीक है, और बेशक वो 1.5 पेज में आया है, कोई बात नहीं, बट वर्ड लिमिट ही सब कुछ है। और अब आप समझ जाओ कि आपको 1 में लिखना है या 1.5 में लिखना है। ठीक है, ओके देन चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी स्पीच क्या होता है? अ स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन। अब ये एक तरीके का एक फॉर्मल टॉक होता है। ऑब्वियसली आप इसमें हमेशा जो लैंग्वेज यूज करेंगे, यहां से हमें एक पॉइंट और मिल गया और हम यहां पर लिख देते हैं कि जो लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल लैंग्वेज होगी, मतलब आप कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते, आप बेकार वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, आप कस वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, आप मतलब आपका एक तरीका होगा ना जिस तरीके से आप भाषण दे रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं शुरू करते, हाँ भाइयों क्या हालचाल है और बताओ मैं आज आप लोगों के सामने, ऐसे आप शुरू नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर तरीके से शुरू करना पड़ेगा, है ना। आपको सबको ग्रीट भी करना पड़ेगा कि आपको, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फिर आप वहां पे इंट्रोडक्शन में बता रहे हो कि आज आप किस चीज के बारे में बात करने वाले हो। सो ऑब्वियसली जो फॉर्मल लैंग्वेज होता है उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, सो पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म, परसुएड, एंटरटेन और इंस्पायर। कुछ भी हो सकता है कि आप सामने वाले को किसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हो, एंटरटेन करना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, मोटिवेशनल है, कुछ भी हो सकता है। सो डिलीवर्ड इन स्कूल्स, पब्लिक इवेंट्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, पॉलिटिकल रैलीज, हर जगह कहीं भी देख लो आप, हर जगह आपको मिल जाएगा कि लोग स्पीच जो है वो दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो मोटिवेशनल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल जो है वो अपने स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाएगा। पर्सुएसिव क्या होता है? स्टूडेंट एडवोकेटिंग रेन्यूएबल एनर्जी। इंफॉर्मेटिव क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट एक्सप्लेनिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस क्या होता है? स्पीच हमें लिखना क्यों चाहिए या ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? सो ये डेवलप करता है कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो जो एग्जामिनर है ना, वो यही तीनों चीजें देखना चाहता है, और मेन चीज वो देखेगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है भाई, वो अब बोलते हुए तो नहीं सुन रहा है आपको, बट आपने कितने बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट किया है वो देखने की कोशिश करें कि आपने ऑडियंस को एंगेज रखा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी बातें बड़बड़ बोलते जा रहे हैं, या आपने ऑडियंस का भी ध्यान रखा है। ठीक है, हेल्प्स इन एकेडमिक्स, कॉम्पिटिशंस, रियल वर्ल्ड प्रेजेंटेशंस में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप जाइए जाके कहीं पे भी आप एज एक किसी भी टीम के लीडर बन गए, या कहीं पर भी आप स्टैंड करते हो इन फ्यूचर, और आपको अगर स्पीच देना है तो पता तो होना चाहिए स्पीच की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या लिख सकते हैं। सो ये बेसिकली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं आपको चीजों पर कितनी नॉलेज है, आप लिखते कैसे हो चीजों को, है ना, वो सब देखना चाहते हैं। Improves research, argumentation and public speaking skills, useful for future career requiring speaking skills। अब देखो, सबसे पहला पार्ट क्या होता है किसी भी स्पीच का? सबसे पहला पार्ट होता है ग्रीट करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप स्पीच दे रहे हो, एंड इट्स नॉट इफ नीडेड, आप दे ही दिया कीजिए हमेशा। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको देना ही है, एंड इफ नीडेड यहां से हटा देना, बिकॉज आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, और बिना सेल्फ इंट्रोडक्शन के सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन है जो स्पीच दे रहे हैं। सो आपको ग्रीट करना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो आना चाहिए कि माय नेम इज भूमिका चौहान, एंड देन आप वहां पर बताओ कि भाई आज आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो जब वो चीज आपको बतानी है तो उसको बताने के लिए या तो आप किसी क्वेश्चन के जरिए स्टार्ट कर सकते हो, कोई कोट, कोई फैक्ट या कोई एनेक्डोट, कोई कहानी भी यूज कर सकते हो कि क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का, है ना, जो बोल नहीं पाता था ढंग से, जिसने 3 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था,
जो ये सोचते थे जिसके घर वाले कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या वो कभी एक ऐसे मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को ये कर सकता है वो कर सकता है। मतलब छोटी सी एक कहानी से भी आप शुरुआत कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूं, है ना? तो आप कुछ भी तरीके से यूज कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। और यहां पर ही पता चलता है आपकी क्रिएटिविटी का कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कैसे चीजों को टैकल कर रहे हैं। चलिए, फिर आपने बताया कि जो टाइटल होना चाहिए स्पीच का वो शॉर्ट होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ठीक है। देन आता है पर्पस ऑफ स्पीच। आपका जो स्पीच है उसका पर्पस क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको अपने टॉपिक के बारे में ही बताना है एंड स्टार्ट विद द हुक टू ग्रैब अटेंशन इमीडिएटली। और शुरुआत में ही अगर अटेंशन ग्रैब कर लिया ऑडियंस का तो वो आपका पूरा स्पीच सुन लेंगी, बात का पार्ट बेशक बोरिंग होगा, राइट। देन आता है बॉडी एंड मेन पॉइंट्स विद फैक्ट्स। आप एक ना यूट्यूब वीडियो का एग्जांपल ले लो, कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो क्या आप वो पूरा वीडियो देखते हो? नहीं। हर एक यूट्यूब वीडियो, इनफैक्ट थंबनेल, आप किसी वीडियो पर क्लिक क्यों कर रहे हो? उसका थंबनेल देखकर, क्योंकि उसके थंबनेल ने आपका अटेंशन ग्रैब किया। लोग कुछ भी थंबनेल बना देते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए, सो दैट आपने क्लिक किया, फिर आपने वो वीडियो देखा जिससे उनको लाइक मिला। यही चीज हमें स्पीच के दौरान भी करनी है कि हमको कभी भी अगर कोई स्पीच देना है तो हमें स्टार्टिंग में ही ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो ही नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, राइट। मेन पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। फिर आप आएंगे मेन पॉइंट्स पे, आप फायदे बताओ, नुकसान बताओ और उसको थोड़ा सा मर्ज कर दो फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ, ताकि वो बिलीवेबल लगे और उसका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है जब हम लोगों को एक्चुअल में फैक्ट्स या डेटा बताते हैं, ठीक है। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, आप एंगेज कीजिए ऑडियंस को, क्वेश्चंस के जरिए कर सकते हैं, स्टोरीज के जरिए कर सकते हैं एंड कीप विद इन वर्ड लिमिट या टाइम लिमिट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 150 to 200 बोला तो मतलब मैं 210 जा सकता हूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, बट 150 से कम मत जाना, ठीक है। इससे तो ज्यादा होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इससे 200 बोला तो 210 जा सकता है, अराउंड इतना नहीं। अब वहां पे ना बैठ के गिनने मत लग जाना कि कितने वर्ड्स मेरे हो गए हैं, ठीक है ना। आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है कि यार मेरे ना 150 to 200 वर्ड्स ना इतने में आते हैं, सो वो एक आइडिया लग जाएगा आपको एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग हाँ बना लो खुद के कोट्स। वैसे खुद के कोट्स यार, कोट्स का कुछ पता ही नहीं चलता है, बनाने हैं तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन में अभी एक बच्चे ने मुझे आई गेस एक क्वेश्चन किया था कि मैम कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंक्लूजन में आपको एक तरीके से पूरा ऊपर से लेके लास्ट तक आपने किस चीज के बारे में बात किया, मैंने आपको बोला था कि आप या तो सॉल्यूशंस डाल सकते हैं कंक्लूजन के अंदर, या आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो जो भी चीजों के बारे में आपने बात की है कि आइए मिलकर हम इस परेशानी से साथ निपटे और हम रोजाना एक पेड़ लगाएं ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो इस प्रॉब्लम में ना फंसे। जय हिंद, जय भारत। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने क्या किया, हमने लोगों को किसी चीज को करने के लिए बोला कि यार ये चीज गलत है या ये चीज ऐसी है, तो आप कंक्लूजन में एक तरीके से समराइज कर देते हो जो भी बात आपने कहने की कोशिश की, एंड देन आपने समराइज कर दिया एंड देन आपने उसके अंदर सोल्यूशन के साथ समराइज कर दिया, तो वो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट बन जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब आप ना लिख लेना, ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी आप लोगों को। और ये इसके अंदर देखो, इंक्लूड रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स और फैक्ट्स यूज कर सकते हो। एंड प्लान योर पॉइंट्स ऑन रफ पेपर फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम अपने रफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स जो है वो पहले से ही प्लान कर लें। बताओ, ठीक है। चलिए मैं एक बार पानी पियाती हूँ फटाफट से एंड देन हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगर मैं कोई एक स्पीच लिखने के लिए देखूं, यस, अब हम ना एक बार कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं. आई थिंक दिस इज ग्रेट. नंबर 1, मिस्टेक्स और सोल्यूशंस, है ना, जो भी मिस्टेक्स हम करते हो, जो भी सोल्यूशंस हम लोगों को चाहिए. नो क्लियर स्ट्रक्चर, जब हमारा एक क्लियर स्ट्रक्चर ना हो कि पहले इंट्रोडक्शन ना हो, देन बॉडी ना हो, देन कंक्लूजन ना हो, तो वो स्पीच एकदम बर्बाद स्पीच है, उसका आपको मार्क्स कटेगा ही कटेगा. नंबर 2, डिफिकल्ट लैंग्वेज. आपको पता है कि आप सामने वाले ऑडियंस को चाहते हो कि आपकी बात समझे, आप ऐसा तो नहीं चाहते कि वो लोग आपकी बात सुने ही ना, वो लोग आपकी बात ना समझे, ऐसा तो नहीं चाहोगे. आप चाहोगे कि सामने वाला बंदा तुम्हारी बात समझे, तो आप लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल यूज करोगे, सिंपल यूज करोगे एंड इजी टू अंडरस्टैंड यूज करोगे. तो इसके अंदर आपका सारा का सारा काम ही अलग हो जाता है. अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, आप बच्चे जब भी आंसर करते हो तो मैंने देखा कि आप लोगों की ना ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा है. जब भी आप कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हो, फ्रेम करते हो, तो आई कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर, और ये चीज बहुत ही भयंकर है. ये जो ग्रामेटिकल एरर वाली चीज है ना, ये आपने फिर चाहे कितना ही डेटा, कितना ही फैक्ट, कितना ही लॉजिकल स्ट्रक्चर में लिखा हो, बट अगर ग्रामेटिकल एरर है, मैं आपको बोल रही हूं, वैसे टीचर 1 नंबर से ज्यादा नहीं काट सकता ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से क्या होता है कि इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है. और जब इंप्रेशन ही खराब हो गया कि इसे तो आता ही नहीं है, ये क्या लिख रखा है, सामने वाले बंदे को समझ में ही नहीं आएगा, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. अगर वो आपको मान लो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और उसने देखा कि भाई ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या हुआ, जो डेटा, जो फैक्ट, जो इन्फो आप कन्वे करना चाहते थे, वो एक्चुअल में कन्वे नहीं हो पाई. सो वो काट नहीं सकते उसका मार्क, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो उसका इंप्रेशन इतना खराब हो जाता है कि जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे. तो वो 1 नंबर की जगह मुझे लगता है 2-2.5 नंबर आपके काट के आपको 2 ही नंबर देगा. समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट ये बता दिया हमने, नॉट कनेक्टिंग विद ऑडियंस. नो योर ऑडियंस, मेक इट रिलेटेबल. अगर आप क्या करते हो, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करते हो और आप ऐसे ही हवा में बातें करते हो, आपको पता होना चाहिए आपका ऑडियंस क्या है. आप आज क्लेanलीनेस के ऊपर क्या एक 5th क्लास के बच्चे को स्पीच देने जा रहे हो, या एक 12th क्लास के बच्चे को स्पीच देने जा रहे हो, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, आप किसी सोसाइटी में जा रहे हो, या आप किसी एक नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठे हो. सो यू नीड टू नो योर ऑडियंस कि कौन है जिन्हें तुम ये बात बता रहे हो, उनका लेवल क्या है. क्या तुम एक इंटरनेशनल लेवल के स्टेज पर ऐसा स्पीच दोगे जो एक 5 साल के बच्चे को दिया जाता है? नहीं, राइट. या फिर तुम एक 5 साल के बच्चे के सामने ऐसा स्पीच दोगे जो एक इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है? नो, राइट. तो आपको क्या देखना होगा, आपको अपना ऑडियंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं किसको दे रहा हूं स्पीच. ये रियल लाइफ की बात है. ठीक है. इग्नोरिंग टाइम लिमिट्स, प्रैक्टिस टू फिट टाइम कंस्ट्रेंट्स. इग्नोरिंग टाइम लिमिट मतलब आपको पता है कि आपके पास इतना ही टाइम है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, उसके अंदर रहो. और वो टाइम लिमिट कब मेंटेन होगी, जब आप वर्ड लिमिट मेंटेन करोगे. इफ यू आर एक्सीडिंग योर वर्ड लिमिट, दैट मींस यू आर एक्सीडिंग द टाइम. एंड रेपिटेटिव वर्ड्स, यूज सिनोनिम्स एंड वेरिड वोकैबुलरी. बार बार सेम वर्ड्स जो है यूज मत करो, थोड़ा सा वोकैबुलरी में चेंज करो. ठीक है, थोड़ा सा सिनोनिम्स जो हैं वो यूज कर सकते हो आप. एक ही वर्ड को अगर आप बार बार भी यूज कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसके सिनोनिम्स यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट यूजिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन. अदरवाइज वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव लगता है और वो ऐसे लगता है कि आपके पास लैक ऑफ आइडियाज है, लैक ऑफ वर्ड्स है, यू डू नॉट हैव गुड कमांड ओवर वोकैबुलरी और यू डू नॉट हैव मच डेटा टू प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई, और इवन दे कैन थिंक दैट यू आर नॉट, यू नो, you are not able to I think your creativity level or your critical thinking is not up to the mark. They can think that. ठीक है, so वो आपको ऐसा समझ सकते हैं. प्लीज ध्यान रखिएगा इन चीजों का. ओके, चलिए. so जैसे आप इंटरेस्टिंग टिप्स यहां से ले सकते हो. पावर ऑफ गुड ओपनिंग. स्टार्ट विद अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, सरप्राइजिंग फैक्ट और शॉर्ट स्टोरी. दिस ग्रैब्स अटेंशन एंड मेक्स द ऑडियंस ईगर टू लिसन. अ गुड स्पीच मस्ट हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ये सब उसके अंदर होना चाहिए. अगेन दीज आर द सेम थिंग्स. पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक. पैराग्राफ 2
एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जाम्पल्स, ओपिनियंस। कंक्लूजन में आ सकता है समरी एंड सजेशंस, सॉल्यूशंस एंड थैंक यू टू द ऑडियंस। लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, एंगेजिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेanलीनेस पर लिखोगे, तो इस पे लिखने से पहले आप कुछ पहले ही पॉइंट्स बना लो, ठीक है। रफ के अंदर आप पहले ही कुछ पॉइंट्स बना लो कि भाई ये बातें हैं जो मैं कहने वाला हूं। सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। अब आपने क्या बोला, ग्रीट किया और आपने सबको बताया कि भाई गुड मॉर्निंग, ऐसे ऐसे। अब आप चाहो तो यहां पर अपना इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करना, बट कर देना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज भूमिका चौहान एंड टुडे I want to talk about a simple but very important habit, cleanliness। कि आज मैं बात, तो आपने बताया पर्पस, आपने दिया इंट्रोडक्शन कि मैं आज किस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। So it is often said that cleanliness of a place reflects the character। See, I told you, कहावत है ना, कोट है, कहावत है। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि किसी भी जगह की सफाई जो है वो उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में बताती है, राइट। सो क्लीन सराउंडिंग्स मीन गुड हेल्थ। अच्छी सराउंडिंग्स का मतलब है अच्छी हेल्थ, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ या ना, बोलो। व्हेन स्ट्रीट्स आर लिटर्ड और पब्लिक प्लेसेस आर डर्टी, जब भी सड़कें गंदी होती हैं, पब्लिक प्लेसेस गंदी होती हैं, इट शोज केयरलेसनेस। तो ये क्या दर्शाता है, ये केयरलेसनेस दर्शाता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, क्लीन एनवायरमेंट्स मेक अस प्राउड एंड हैप्पी। We should all take part in keeping our homes, schools and neighborhoods clean। हम सबको क्या है, हमारे घर, स्कूल और नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। स्मॉल एक्शंस, अभी हम क्या कर सकते हैं साफ रखने के लिए? स्मॉल एक्शंस लाइक थ्रोइंग गार्बेज इन बिन्स, जैसे कि हम अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, है ना, अवॉइडिंग प्लास्टिक को अवॉइड करें, एंड ज्वाइनिंग क्लेanलीनेस ड्राइव्स कैन ब्रिंग बिग चेंज। और जो बड़े बड़े क्लेanलीनेस ड्राइव्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी वंस सेड, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, कि जो साफ सफाई है वो आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स ऑनर हिज वर्ड्स बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। और आइए उनके शब्दों को हम सम्मान दें, उसको माने, है ना, और अपने आसपास की जगह को क्लीन रखे। रिमेंबर, अ क्लीन इंडिया इज अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस इंडिया। लेट अस प्लेज, मैंने बोला था ना एंड में, आप लोगों को वो चीज करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो जैसे हमने यहां किया कि लेट अस प्लेज टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड मेंटेन क्लेanलीनेस एवरी डे, थैंक यू। क्या इसमें कुछ ऐसा रॉकेट, इसमें तो हमने डेटा वेटा कुछ भी नहीं डाला ना। क्या इसमें कुछ ऐसा था जो एक आम बच्चा नहीं लिख सकता? क्या इसमें कुछ ऐसा था जो क्लास के अंदर जो 100 बच्चे हैं उनमें से किसी को भी ना पता हो? ऐसा कुछ भी नहीं था ना, सब कुछ तो आपको पता था। लैंग्वेज कितना इजी हमने यूज किया, कोई गलती नहीं, हमने बढ़िया पैराग्राफ में तोड़कर अपना बात लिख दिया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये आपको एग्जाम में आया हुआ है, ड्राफ्ट अ शॉर्ट स्पीच ऑन द टॉपिक The importance of reading books in about 120 to 150 words। जब बोला 120 से 150 वर्ड्स में लिखो, लिख दो, जितने में बोले उतने में लिखो। The magic of reading books। So honorable principal, respected teachers and dear friends, I am Meena and today I am here to share my views on the topic, the importance of reading books। Reading books opens the door to knowledge and imagination। इट हेल्प्स अस, अब हम फायदे बता रहे कि किस किस चीज में ये हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस टू इंप्रूव आवर वोकैबुलरी, सबसे पहली चीज ग्रामर, दूसरी चीज एंड राइटिंग स्किल्स, ये तीनों चीजों में हमारी मदद करती है। और मैंने आपको क्या बोला था, आज से 10 से 15 मिनट पढ़ना शुरू कर दो, है ना। नॉट जस्ट अकेडमिक बुक्स बट नॉवेल्स, बायोग्राफीज एंड स्टोरी बुक्स हेल्प इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी एंड ब्रॉडनिंग आवर थिंकिंग। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियंस, बुक्स जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी कंपेनियंस होती हैं। एंड दे नेवर डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न बट गिव अस पीस, पर वो हमें कुछ भी डिमांड नहीं करती, पर हमें शांति देती हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। इन टुडेज फास्ट वर्ल्ड, और आजकल की इस तेज दुनिया में
phones and social media, we must reconnect with the joy of reading real books. और हम लोगों को reconnect करना चाहिए जो खुशी है real books को पढ़ने की, उसके साथ let's develop the habit of reading at least 10 pages every day. As Dr. APJ Abdul Kalam said, one best book is equal to 100 good friends. देखो यहाँ पे बहुत कम लिखा है, आप और भी बेटर लिख सकते हो, बट इट्स लाइक एन एग्जाम्पल कि कैसे आप अपना स्पीच जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं. हाँ या ना बताइए जल्दी से. क्लियर हुआ यहां पर? चलिए एक और देख लेते हैं. You are Riya Rahul. Write a speech in 120 to 150 words on the topic Say No to Plastic. किस टॉपिक पर लिखना है आपको? Say No to Plastic पर. So, honorable principal, respected teachers and my dear friends, good morning. I am Rahul. अगर आपको कोई एक नाम दिया हुआ है कि आप ये हो तो आप वही नाम यूज करो, ठीक है. And today I am going to speak on the topic Say No to Plastic. और आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, which is Say No to Plastic. Plastic is one of the most dangerous inventions of modern times. Plastic जो है वो आज तक का सबसे डेंजरस इन्वेंशन है, ठीक है. इट पोल्यूट्स लैंड, वाटर एंड एयर. और ये प्रदूषित कर देता है, मतलब वाटर को, लैंड को, एयर को. एंड इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिकम्पोज. और प्लास्टिक आप जानते हैं 100 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, राइट. एंड एनिमल्स ऑफन डाई ड्यू टू प्लास्टिक कंजम्पशन. और बहुत ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं. कंपेनियन मतलब दोस्त, साथी. Our oceans are filled with plastic waste harming marine life. और हमारा जो समुद्र है वो एक्चुअल में भर चुका है प्लास्टिक वेस्ट से, और जो वहां की मरीन लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. सो वी मस्ट स्विच टू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स लाइक क्लोथ बैग्स, पेपर पैकेजिंग एंड स्टील कंटेनर्स. द गवर्नमेंट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बट ट्रू चेंज स्टार्ट्स विद अस. सरकार एक हद तक आपकी मदद कर सकती है, बट एक्चुअल में जो आप है ना वो ही इस देश को सुधार सकते हो. गंदगी कौन फैला रहा है? सरकार फैला रही है या आप फैला रहे हो? आप फैला रहे हो, ठीक है ना. ये देखा है मैंने लोगों को ऊपर से घर के नीचे कचरा फेंकते हुए देखा है. घर साफ रहना चाहिए, सड़क बेशक गंदी हो जाए. जिस दिन आप सड़क को भी अपना घर मानने लग जाओगे, जिस दिन आप इस देश को अपना घर मानने लग जाओगे और आपको पता है कि कोई चीज कहां फेंकनी है, तब आप अपने आप ही सुधर जाओगे, ठीक है. ये सब चीजें आप मॉल में जाके तो नहीं करते, किसी कैफे में जाके तो नहीं करते, फिर आप नॉर्मल कहीं पर भी किसी भी जगह सड़क पर जाकर कैसे कर लेते हैं, राइट. चलिए, सो yes, let's pledge today to avoid plastic wherever possible. Together we can make a cleaner, greener and safer planet for future generations. Thank you and have a plastic free day ahead. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलो ठीक है गाइस, ये हो गया आज का. आई डोंट थिंक यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ और एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स. आई विश एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इन सभी चीजों को. और अब मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से थर्सडे. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. गणपति बप्पा मोरया. ओके, टेक केयर.